हाय गाइस, मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। इसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। आज हम बात करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र के राष्ट्रीय आय लेखांकन वाले टॉपिक पर। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो भी राष्ट्रीय आय के लेखांकन से संबंधित था। आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के राष्ट्रीय आय के लेखांकन की शुरुआती जो है चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जब राष्ट्रीय आय के लेखांकन के टॉपिक पर पिछला वीडियो बना रहा था तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको राष्ट्रीय आय की कुछ विशेषताओं के बारे में बताना ज़रूरी है कि आखिर राष्ट्रीय आय होती क्या है। कैलकुलेशन बाद की बात है, बेसिक्स में सबसे पहले आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में राष्ट्रीय आय क्या चीज़ है। तो इसके लिए मैं आपके लिए 8 विशेषताएं बताने वाला हूँ। कितनी? 8 विशेषताएं बताने वाला हूँ, जिससे आपकी समझ राष्ट्रीय आय के प्रति, नेशनल इनकम के प्रति आपकी जो सोच है वो एकदम से क्लियर हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे वीडियो चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट आप ज़रूर कीजिए। हम देखते हैं राष्ट्रीय आय का संबंध किससे है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का संबंध किससे है। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। राष्ट्रीय आय का संबंध है एक देश की अर्थव्यवस्था से। राष्ट्रीय आय का संबंध डायरेक्टली आपके घर से नहीं है, डायरेक्टली आपकी सोसाइटी से नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी सोसाइटी से, आपकी फैमिली से भी है। कैसे है? क्योंकि कोई कंट्री जो है, कोई सा भी कंट्री हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई सा भी कंट्री हो, बहुत सारी फैमिलीज से मिलकर के, पूरे कंट्री में रहने वाले सब लोगों से मिलकर के, वहाँ की इंडस्ट्री से मिलकर के, तमाम चीज़ों से मिलकर के जो इकोनॉमी एक साथ बनती है, उससे उस देश की राष्ट्रीय आय का संबंध होता है। लेकिन उसको राष्ट्रीय आय कहेंगे कब? जब हम उसके बारे में, पूरी आय को, किसके बारे में? किसी कंट्री की आय को लेंगे, पूरे देश की आय को लेंगे, तब वो राष्ट्रीय आय कहलाएगी। यानी कि पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश की अर्थव्यवस्था से होता है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था से, पूरे देश की इकोनॉमी से इसका रिलेशन होता है। किसका? राष्ट्रीय आय का। दूसरा बिंदु आप देखिए, समय अवधि। यानी राष्ट्रीय आय का जो कैलकुलेशन होगा, जब भी हम किसी देश की राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, हम कहेंगे अगर किसी उस देश की राष्ट्रीय आय इतनी है, रशिया की राष्ट्रीय आय इतनी है, यूएसए की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम इतनी है, तो इसका अभिप्राय कितने समय के लिए होगा? क्या 1 महीने के लिए होगा? क्या 1 दिन के लिए होगा? या 1 साल के लिए होगा? या 10 सालों के लिए होगा? तो आप इसको कंफर्म कर लीजिए, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो हमेशा 1 वर्ष का होता है। कितना होता है? 1 वर्ष का। एक सेकंड, एक पेन ले लेता हूं, दूसरा वाला। गाइस, इसका जो टाइम पीरियड है उसका क्या मतलब होता है कि एक निश्चित समयावधि होती है, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। और वो कितना होता है? वह भारत जैसे देश के लिए 1 अप्रैल से लेकर के अगले वर्ष के 31 मार्च तक होता है, जिसको अर्थशास्त्र की भाषा में फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जिसको इकोनॉमिक्स की भाषा में वित्तीय वर्ष भी कहा जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी देश की जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है या राष्ट्रीय आय की किसी वर्ष से संबंधित बात की जाती है तो उसका अभिप्राय एक निश्चित ईयर से होता है, और उस टाइम की जो अवधि होती है, उसका जो टाइम पीरियड होता है, खासकर अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, भारत की, तो उसके लिए जो टाइम होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर का, जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है 2021, 2021, तो 2021 के 1 अप्रैल से लेकर के 2022 के 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होगा, इस टाइम पीरियड में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी, उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जो इनकम प्राप्त होगी उसको कहेंगे उस देश की राष्ट्रीय आय। निश्चित रूप से आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर है कि इसमें कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय की जब कैलकुलेशन की जाती है, जब राष्ट्रीय आय की बात की जाती है, तो इसमें कौन सी क्रियाओं को, कौन सी आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखें, एक देश के भौगोलिक क्षेत्र के निवासी एक देश के भौगोलिक निवासी, यानी कि उस देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो लोग रहते हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनके द्वारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है उसको नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। साथ ही गैर निवासी, कौन? गैर निवासी। ये गैर निवासी एक अलग से कंसेप्ट है। गैर निवासी ऐसे लोग जो इंडिया में रहकर के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं,
उनके द्वारा जो आय प्राप्त होती है उनको भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इसका कैलकुलेशन किया जाता है। आगे फोर्थ क्या है, उत्पादक आर्थिक क्रियाएं। जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो हम केवल ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शामिल करेंगे जिसमें उत्पादक क्रियाएं होती है। क्या क्रियाएं होती है उसमें? उत्पादक क्रियाएं होती है। गैर उत्पादक क्रियाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। और इस पे अर्थशास्त्रियों में अलग अलग तरह की धारणाएं भी हैं और कई बार उनमें आपस में विवाद भी होता है। कहा जाता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जब कोई महिला या कोई पुरुष, गौर कीजिए मेरी बात पर, जब कोई महिला या पुरुष अपने घर के अंदर कोई कार्य करता है, जैसे कि हम हमारी मम्मी की, बहनों की या किसी महिला की बात कर सकते हैं, अगर वो अपने घर में खाना बनाती है तो उसके कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उसमें शामिल नहीं किया जाता। अगर इसी कार्य को वह महिला, चाहे हमारी मम्मी हो सकती है, हमारी सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकती है, अगर उसी कार्य को वो किसी दूसरे घर में एक निश्चित पारिश्रमिक के लिए, एक निश्चित मजदूरी के ऊपर दूसरे घर में जाकर खाना बनाती है तो उसके द्वारा जो इनकम उसको प्राप्त होती है उसको राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो क्या वह अपने घर में जब कार्य कर रही होती है तब क्या वो कार्य नहीं होता है? क्या उसके बदले में कोई पारिश्रमिक नहीं होना चाहिए? लेकिन चूंकि जब भी वो महिला या सिस्टर हमारे घर में खाना बनाती है तो उसके बदले उसको कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता, इसलिए उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो इसमें उत्पादक कार्यों को ही शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गणना, राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है तो वह प्रचलित बाजार कीमतों पर की जाती है। करंट मार्केट प्राइस जो चल रहे होते हैं उसके ऊपर ही, उसको आधार मानकर ही, उसको बेस मानकर ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। हमेशा ध्यान रखें, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, राष्ट्रीय आय की गणना कहाँ की जाती है, किस कीमत पर की जाती है? तो प्रचलित बाजार कीमतों पर की जाती है। और उसको किस में व्यक्त किया जाता है? उसको मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, मनी में उसको व्यक्त किया जाता है। राष्ट्रीय आय को हम क्विंटल्स में या वेट में व्यक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रीय आय को व्यक्त करने के लिए मुद्रा का पैमाना लिया जाता है। हमेशा राष्ट्रीय आय को व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है? मुद्रा की। किसकी? मुद्रा की। याद रखें इसको। फिर हमारा छठा बिंदु आप देखिए, ये छठा बिंदु भी आपको राष्ट्रीय आय के बारे में बता रहा है, राष्ट्रीय आय की विशेषताओं के बारे में बता रहा है, राष्ट्रीय आय के बारे में आपके समझ को डेवलप कर रहा है। देखिए, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का योग होता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन। और वो क्या है कि राष्ट्रीय आय की गणना में वस्तुओं एवं सेवाओं, किसका? वस्तुओं एवं सेवाओं, गुड्स एंड सर्विस। और इसके लिए मैं ऑलरेडी पहले से एक सेपरेट वीडियो मेरा है, उसमें आपको समझाया गया है कि इकोनॉमिक्स में वस्तु किसको कहते हैं और सेवा किसको कहते हैं। यहाँ आप समझने का प्रयास कीजिए। वस्तु एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, देखिए, वस्तु एवं सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य होता है उसका योग, उसका समीशन, टाइम पीरियड आपको पता है 1 वर्ष का समय, उसकी आपको सीमाएं पता है, किसी कंट्री के लिए ऑलरेडी आ चुका है आपको। उसमें क्या शामिल है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उत्पादक आर्थिक क्रियाएं हैं और उनकी गणना प्रचलित बाजार कीमतों पर की जाती है। तो वस्तुएं और सेवाएं जो किसी देश में 1 वर्ष की समयावधि में उत्पन्न होती है, उनका मौद्रिक मूल्य टोटल करके, समीशन करके, योग करके जब उसकी गणना की जाती है, किसकी? राष्ट्रीय आय की। 7वां क्या है? ये एक प्रवाह है। स्टॉक और प्रवाह की भी आप पढ़ चुके हो, तो ये एक प्रवाह है। और लास्ट इसका क्या है? मूल्यह्रास को इसमें से घटा दिया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।